नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आप सभी लोगों का। और हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं एक दौर का, एक पूरा दौर, एक समय काल, जिस समय काल में हम लोगों को एक शख्सियत और शख्सियत की विचारधारा, जो शख्सियत यानी जो व्यक्तित्व है, जो नाम है, वो है मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें उनके कार्यों की वजह से, जिन्हें उनके जो राजनीतिक उनके द्वारा और लोगों के लिए जो काम किए की वजह से उन्हें एक उपाधि दी गई। वो उपाधि भारतीय इतिहास के आधुनिक दौर में जो शख्स, जो इंसान, जो व्यक्तित्व उभर कर आया, एक नाम दिया गया गांधी, यानी महात्मा गांधी। और उनके पूरे राजनीतिक समय काल को, जिसमें उनकी विचारधाराओं का प्रभाव आपको ज़्यादा दिखाई पड़ेगा, इंक्लूडिंग पर्सन, ध्यान रखिएगा, पर्सन और थॉट दोनों चीज़ें एक साथ दिखाई। तो उस दौर को भारतीय इतिहास में एक नाम दिया जाता है, वो नाम है गांधीवादी युग, से कहा जाता है गांधीयन एरा। ठीक। वैसे अगर मैं आपको यहाँ पर एक और बात बता, तो गांधीवादी युग को हम लोग कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं इस नाम को, ये जाए भाई, गांधी युग नाम दे दिया जाए, तो इसे नाम दिया जाए गांधी युग। ये मैं नाम इसलिए दे रहा हूं, अब आप देखें, एक नाम ये है और एक नाम ये। आप देख पा रहे होंगे एक युग ऐसा जिसमें आपको गांधी जी दिख रहे हैं। गांधी जी जो कि एक राजनीतिक व्यक्तित्व के तौर पर दिखाई पड़ रहे होंगे, और साथ ही साथ उनके जो विचार हैं, उनका जो पूरा एक कॉन्सेप्ट है, जिसको वाद कहा गया, फिलॉसफी कहा गया, दर्शन कहा गया, तो उसे कहा जाता है गांधीवाद। आधुनिक भारत की अगर बात किया जाए, तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए, अब वैसे तो आधुनिक भारत की बात करेंगे तो 1857 से शुरू करते हुए हम लोग चले जाएंगे 1947 के दौर तक। ठीक। लेकिन इसमें अगर हम लोग आ जाएं राष्ट्रवादी आंदोलन के दौर पर, जो हम लोगों को 1905 से दिखाई पड़ेगा। 1905 बंगाल का विभाजन, 1905 बंगाल के विभाजन के खिलाफ उठने वाला आंदोलन, जिसमें गांधी जी है नहीं। गांधी जी तो दूर बैठे हुए हैं, बैठे मतलब राजनीति में इन्वॉल्व हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं, जैसे आप मानव सेवा कह सकते हैं। तो वो अफ्रीका में है, 1905 की बात कर रहा हूँ। और अगले 10 साल तक, एक करीब करीब 1915 तक अगर आप देखेंगे, तो गांधी जी भारत से बाहर दक्षिण अफ्रीका नाम के देश में, और वहाँ पर जो रंग भेद की नीति है, जो एक अमानवीय व्यवहार है जो किया जा रहा है वहाँ पर, तो उसको लेकर अपना विरोध प्रदर्शन, अपने मांगों की, अपनी बातों को रखना, लोगों की दिक्कतों को सरकार के पास तक पहुंचाना और उन दिक्कतों को दूर करना। कैसे दूर किया जाए, क्या किया, ये सारी चीज। तो अगर इस बात को हम लोग गौर से देखें, गौर से समझें, तो एक दौर होगा जब भारत में गांधी जी का प्रवेश होगा, और गांधी जी जिस फिलॉसफी के साथ चलने जा रहे हैं, उसे बोला जाएगा सत्य, उसे बोला जाएगा अहिंसा। सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह। ध्यान रखिएगा, जब हम लोग गांधी जी की फिलॉसफी पर चलते हैं, तो वो फिलॉसफी कुछ इन तीन शब्दों के साथ हम लोगों को चलती हुई दिखाई पड़ती। सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह। सत्याग्रह तो आप जानते ही हैं, ये शब्द दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना हुआ है। सत्य और सत्य का आग्रह करना, यानी जो सही है, सही को बताना, लेकिन इस सही को बताना और सामने वाले शख्स को सही स्वीकार कराना। ध्यान रखिएगा मेरी बात को, मैं जो कह रहा हूं, सही को बताना और सही बात को सामने वाली शख्सियत को, यानी सामने वाले
प्रशासन को, लोगों को जो समझाना और जो बताना है, तो उसको इस तरह से प्रस्तुत करना है, आपकी बात लोग सुनें, लोग स्वीकार करें। अब ये बात सुनने में थोड़ी हो सकता हो अजीब लगे आपको, लेकिन अभी हम लोग जब चर्चा आगे बढ़ाएँगे और हम लोग देखेंगे गांधी जी किस तरह से भारत की राजनीति के एक अभिन्न अंग बन गए, उनकी सोच किस तरह से भारत की राजनीति का अभिन्न अंग बन गया। गांधी जी एक बार भले ना हों, लेकिन उनका जो सोच था, वो कहीं न कहीं लोगों के पास तक घर कर गया, प्रभावित कर गया, इतना प्रभावित कर गया कि वो वाद, वो सोच, वो आज तक जीवित है, आज तक ज़िंदा है और आज भी अगर आप उन बातों को उस तरीके से प्रस्तुत करते हैं या कहते हैं, तो लोग आज भी कहते हैं, आज भी अगर आप हो सकता हो सुनते हो, आपने सुना कि तो गांधी हो यार एकदम। है कि नहीं? अब यहाँ पर गांधी हो एकदम का मतलब गांधी व्यक्तित्व की बात नहीं हो रही है। गांधी एक व्यक्ति, गांधी एक सोच। ध्यान रखिएगा, भारतीय राजनीति में 1915 से लेकर के अगर मैं इस समय की बात करूं, इस दौर की बात करूं, चूंकि ये एरा है, तो 1915 से लेकर के करीब 1900, आप 40-42 तक मानकर चलिए, आप इसको 42 तक ले लीजिए। 42 तक इसलिए ले लीजिए क्योंकि जो गांधी जी का क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा होगा वो इसी दौर में आए। तो ये एक दौर आपको दिखाई पड़ेगा जिसमें गांधी एक अपरिहार्य, एक प्रमुख अंग के तौर पर बनते चले जाएंगे। और यहाँ पर गांधी जी हो या ना हो, गांधी ने खुद इस बात को कहा है और अपने क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान कहा है कि मैं रहूं या ना रहूं, देश रहना चाहिए, सोच रहना चाहिए। और वो सोच हमको बात के लिए प्रेरित करती है कि हमें लड़ाई करना, हमें युद्ध करना पड़ेगा और हमें जो को पराजित करना। ध्यान रखिएगा, पराजित करने का मतलब ऐसा कोई हरकत नहीं करना है जिससे हम कमजोर पड़ जाएं और सामने वाला शख्स जीत जाए और वो उसकी जीत हमारी कमजोरी है। तो हमको अपने आप को मजबूत करना है। मजबूती के आधार अलग-अलग पैमाने पर बनते हैं और गांधी जी की मजबूती, गांधी जी का जो शक्ति है, राजनीतिक शक्ति कह लीजिए, दृढ़ इच्छा कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, वो कहीं न कहीं उनको एक होता नहीं स्थापित कर पार से उनको सर्वाइव कराने। तो हम लोग जिस दौर के बारे में पढ़ने हैं, उसे गांधीवादी युग कहा जाता है। उसे हम लोग गांधी युग भी कह सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। गांधी युग और गांधीवादी युग एक ही बात है, कुछ अंतर नहीं है दोनों में। हाँ, ये बात ज़रूर है कि गांधीवादी युग गांधी जी के बाद भी चलता हुआ दिखाई पड़ेगा, आज भी आपको दिखाई पड़ेगा, थोड़ा कम, थोड़ा ज़्यादा, ये अलग हो सकता है। कि हम गांधी जी के विचारों पर, उनकी बातों पर सुनते चलें, मानते चलें, सब कुछ है ना? उनके आदर्शों पर। और गांधी युग का मतलब हो जाएगा जहां गांधी जी खुद भी हैं अपने विचारों के साथ और लोगों को प्रभावित करते जा रहे हैं और प्रेरित करते जा रहे हैं। ध्यान में रखिएगा, सिर्फ प्रभावी प्रभावी नहीं है, वो प्रेरित भी कर रहे हैं। इम्पैक्ट ही नहीं है, वो कहीं ना कहीं एक तरीके का आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि वो एक तरीके से लोगों को कहीं ना कहीं प्रेरित भी कर रहे हैं। एक इंस्पिरेशन का काम। ठीक है, तो चलिए इसी के बारे में बात करते हैं, थोड़ी चर्चा कर लेते हैं गांधी जी के बारे में। गांधी जी जिनका जन्म आप जानते ही हैं, पोरबंदर में हुआ। पिता दीवान हुआ करते थे, माता पुतलीबाई एक धार्मिक संस्कारी महिला हुआ करती। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा गुजरात और उसके बाद उनकी जो आगे की शिक्षा है वो लंदन में रही, जहाँ पर उन्होंने हायर एजुकेशन को, जिसमें उन्होंने अपनी बैरिस्टर वाली डिग्री प्राप्त कर ली है। डिग्री प्राप्त करके भारत वापस आ गए। भारत वापस आने के बाद वो मतलब अपनी प्रैक्टिस शुरू करना चाहते हैं, जिसमें उनके पिताजी ने उनका साथ देने का साथ दिया। उन्होंने मतलब होता नहीं है कि वो अपने साथी सहयोगी हैं के पास भेजा, भाई क्या है, हमारा बेटा है और ऐसे उन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी। इसी प्रैक्टिस के दौरान की मुलाकात होती है एक व्यक्ति से जिन्हें हम लोग दादा अब्दुल्ला के नाम, दादा अब्दुल्ला, जो कि गुजरात से ही ताल्लुक़ रखने वाले व्यक्ति हैं।
इनके पूर्वज गुजरात से थे। तो एक अलग विषय है कि अंग्रेज़ों ने जब आप थोड़ी देर के लिए मैं ज़रा भारत की राजनीति से बाहर निकल पड़ता, ज़रा मैं यूरोप की राजनीति में आता। आप देखेंगे कि करीब 14वीं 15वीं शताब्दी के दौरान जब रेनेसेंस यानी पुनर्जागरण के बाद कई सारा परिवर्तन रहा। उनमें एक शब्द और आता है जिसको कहा जाता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण। हम लोग बात कर रहे हैं यूरोप को लेकर, हम लोग बात कर रहे हैं यूरोप के अंदर में जो चीज़ इंडस्ट्रियलाइज औद्योगिकीकरण और उपनिवेशवाद, 2 चीज़ें, यानी कोलोनिज़्म और आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन। इन दोनों चीज़ों ने दोनों सोच अच्छी है, दोनों विचार अच्छे हैं, लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं, कहीं न कहीं इसके अपने परिणाम भी निकल कर आते हैं। तो दोनों चीज़ें शुरू तो अच्छी तरीके से हुई, लेकिन आगे चलकर उसका परिणाम थोड़ा बुरा निकला। और बुरा निकला तो उपनिवेशवाद में एक चीज़ खराब निकलती है, बनती है, जिसे हम लोग जानते हैं अ, दासता को लेके। तो उपनिवेश के लोगों को अंग्रेजी सरकार के द्वारा अलग-अलग जगहों पर अपने दास के तौर पर यानी नौकर के तौर पर ले जाने का काम किया। तो वहाँ पर शारीरिक श्रम वगैरह कराया गया। तो संभवतः दादा अब्दुल्ला के भी जो फ़ोर फादर थे, वो कुछ उन्हीं उन्हीं लोगों में थे। तो कुछ मामले हैं जिसमें अफ्रीका में लाइसेंस की बात कहा या कुछ और इश्यूज़ हैं, जिनको लेकर के वहाँ पर अफ्रीका में कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं। और दादा अब्दुल्ला कई एक वकीलों से मुलाकात कर रहे हैं कि कोई चले, मामले को समझे, लोगों को न्याय दिलाए। बड़े-बड़े वकीलों को कॉन्टैक्ट किया, लेकिन फिलहाल अंग्रेजी सत्ता अपने ज़माने का आप जानती हैं एक कौन लड़े, कौन तो जल्दी कोई तैयार नहीं। गांधी जी अभी सीख ही रहे हैं कि उनके पास भी ये बात पहुँची, दादा अब्दुल्ला उनके पास पहुँचे। गांधी जी ने चलो देखते हैं, तो गांधी जी पहुँचे। ये बात है आपके करीब 1893-94 के आस पहुँच गए और 1905 के आस 1905 के आसपास की बात की अगर हम लोग करें तो गांधी जी ने अब उन सारी चीज़ों के लिए जो चल रहा था मस्त वो रंग भेद की नीति, वो लाइसेंस वाला और कई सारी बात को लेकर के गांधी जी ने अब वहाँ पर अंग्रेजों के साथ में एक संघर्ष शुरू की। संघर्ष का तरीका बड़ा अलग था। जो अमूमन संघर्ष हम सुनते हैं, उस संघर्ष में हमें एक चीज़ दिखाई पड़ती है और एक चीज़ सुनाई पड़ती है, वो ये कि संघर्ष का मतलब है एक प्रकार का युद्ध। संघर्ष का मतलब एक प्रकार का गुत्थम हाथ-पैर चलाना, ईंटा-पत्थर मारना जिसे हिंसा कह लीजिए, हिंसा की बात करना। गांधी जी ने इसके ठीक विपरीत काम किया। गांधी जी ने इसके ठीक विपरीत काम किया। वो अपने संघर्ष को एक ऐसा धार दे रहे हैं, वे किस तरह से अपने संघर्ष को प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें सामने वाले शक्तिशाली व्यक्ति के साथ आप शक्ति प्रदर्शन मत करिए। अगर आपने सामने वाला जैसे मान लीजिए कोई हमसे ज़्यादा फिज़िकली स्ट्रॉन्ग है और आप वहाँ पहुँचकर उसके साथ धक्का-मुक्की करेंगे या उसके साथ बल प्रदर्शन करेंगे या उसके साथ शक्ति प्रदर्शन करेंगे तो नतीजा तो एक ही आएगा। वो ये कि आप ही पिटोगे। अब पिटोगे नहीं, सामने वाले व्यक्ति के अंदर एक गुस्सा जिसे आप आगे कह सकते हैं कि वो क्रूरता का रूप लेता चला जाए, क्रूरता का रूप लेगा क्योंकि गुस्सा बढ़ेगा तो स्वाभाविक तौर पर कतई ज़रूरी नहीं कि एक ही तमाचा मारेगा, 2 मार सकता है, 4 मार सकता है और भी कुछ कर सकता है। लेकिन हम ऐसा क्या कर दें कि हम ना मारें और ना मार खाएँ और अगर मार खा भी जाएँ, जैसे आपने सुना होगा एक बार गांधी जी का एक बड़ा मुहावरा बड़ा प्रसिद्ध है कि अगर किसी ने गाल पर मार दिया तो दूसरा गाल प्रस्तुत ठीक। अब यहाँ पर इसको थोड़ा अलग तरीके से लीजिएगा, इसको अलग तरीके से स्वीकार करिएगा। तो अगर कोई आपके गाल पर एक तमाचा मारता है, आप पलट के उसे मार देंगे। या तो आप उतने पावरफुल हो जाइए कि आप ऐसा कर पाइए, अपनी ताकत के बल पर दबा ले जाइए, जैसा कि अंग्रेज़ों ने किया, ताकतवर थे उन्होंने दबाया। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं हैं, आप उतने शक्तिशाली नहीं हैं और तब क्या करिएगा आप? तब अगर आपने शक्ति का प्रदर्शन किया तो फिर आप कुचल दिए, आप मसल दिए। गांधी जी को इन सारी बातों का एहसास अफ्रीका में धीरे-धीरे वहाँ की राजनीति में मिलने लगा है। धीरे-धीरे वहाँ की परिस्थितियों में मिलने लगा।
इसलिए अच्छा, पढ़ने लिखने वाले आदमी थे ही, बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे दार्शनिकों से प्रभावित थे, है ना? रस्किन वगैरह बहुत सारी किताबें उस पढ़ी थी उन्होंने, तो बहुत सारे प्रभावित हैं। तो उनको ये लगा कि कहीं न कहीं अच्छा, उधर माता की भी शिक्षा ने एक तरीके से प्रेरित किया हुआ था। तो ये सारी चीज़ें उन्हें बताती हैं, देखो भाई, खाली व्यक्ति के साथ संघर्ष नहीं करना है। संघर्ष सब दूसरे प्रकार, और वो संघर्ष अगर आप अपनी बात को विनय के साथ रखें, अपनी बात को एक तरीके से रखें, तो कोई कितना भी क्रूर क्यों ना हो जाए, तो आपको सुनेगा ज़रूर। बात का अनुभव गांधी जी को हो चुका, और इसी का उन्होंने एक तरीके से प्रयोग किया 1905 से लेकर 1915 तक अफ्रीका। शुरुआत में दिक्कतें हुई, परेशानियां हुई, बिना दिक्कत और परेशानियों की सफलता मिलती भी नहीं है। लेकिन अंतिम तौर तक आते-आते 1914 का आता आते-आते गांधी जी को वो सारे लक्ष्य मिल गए, वो सारी बातें मान ली गईं, जो वहाँ के आ, जिन्हें काले लोग कहा जाए, जो कि वहाँ के मूल निवासी हैं, प्लस जो भारतीय गुलाम के तौर पर गए। तो जो मानववाद को लेकर के गांधी जी बात कर रहे थे, कि श्रमिक अगर आपका है तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि उसको ऐसी जगह पर रहने दिया जाए, उसके साथ ऐसा कुछ कर दिया जाए कि वो नारकीय जीवन को ये जीता हुआ दिखाई पड़े, तो ऐसा ना करो भाई। ये इन्हीं बातों को रखा है, सफलता मिली। जब तक गांधी जी अफ्रीका में है, तब तक जरा भारत को आप देखिए। भारत में चल रहा है राष्ट्रवादी आंदोलन, बंगाल का विरोध, बंगाल का विभाजन, उसका विरोध। इसी बंगाल विभाजन के पैरेलल अगर आप देखेंगे, तो भारत के अंदर एक चीज और आपको दिखाई पड़ेगी, और वो क्या होगा? वो होगा क्रांतिकारी आंदोलन। अलग अलग फेज में हो रहा है। तो पहला वाला क्रांतिकारी आंदोलन, वरिंद्र घोष, वीर सावरकर, आपके अरविंदो घोष, कई बड़े बड़े नाम ये आप दिखाई पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे बंगाल के खिलाफ उठने वाले आंदोलन में लोग इकट्ठा हुए, तेजी से इकट्ठा हुए। लेकिन यह आंदोलन जितनी तेजी से उठा, उतनी ही तेजी से आंदोलन कहीं ना कहीं कमजोर भी पड़ गया, और नीचे मतलब एक दौर आया कि अगले 2-3 साल के अंदर ये आंदोलन गिर पड़ा। बड़े बड़े वो नेता, बड़े बड़े वो लोग जो इस आंदोलन को लेके जा रहे थे, आगे बढ़ा रहे थे, पकड़े गए, गिरफ्तार कर लिए गए। आंदोलन समाप्त हो गया, आंदोलन अपने मूलभूत मुद्दों से भटक गया बहुत सारे। उन आगे चलकर देखते हैं तो करीब करीब 1914 तक गांधी जी अपनों को अफ्रीका में सफल कर चुके, और वो भारत आ रहे हैं। ये बात है 1915 की। जनवरी 1915 में गांधी जी भारत आ जाएंगे। अब भारत में वो प्रवेश करेंगे भारतीय राजनीति। 1916 में जो घटना, जहां से अब गांधी जी के वास्तविक तौर पर राजनीतिक, भारत के अंदर राजनीति की शुरुआत की बात करें, तो वो अगर आप देखिएगा, तो 1916 में एक प्रमुख घटना घट रही है। 1916 में एक प्रमुख घटना घट रही है, और उसे हम लोग कहते हैं लखनऊ अधिवेशन। कहा जाता है लखनऊ कॉन्फ्रेंस, लखनऊ सेशन, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन ये 1916 में हुआ है, लखनऊ में हुआ है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया है, और इसे एक और नाम दिया जाता है, इसे हम लोग लखनऊ समझौता के तौर पर भी याद करते हैं। ठीक है, इसे हम लोग लखनऊ समझौता, या इसे कांग्रेस लीग समझौता भी कहा जाता है। ठीक, अभी फिलहाल इतना ही समझ, कांग्रेस लीग समझौता। फिर मैं अभी आपको बताता हूं कि और क्या क्या होने वाला। इस अधिवेशन में शामिल होने से पहले गांधी जी की अगर मैं बात करूं, गांधी जी इस अधिवेशन में शामिल होने से पहले भारत आए। भारत में करीब बात यह है जनवरी के 9 जनवरी के आसपास बात है, तो भारत आते हैं। और चूंकि अफ्रीका में एक सफल राजनीतिज्ञ के तौर पर उनका नाम है, प्रसिद्धि है, 1912 के साल की बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले अफ्रीका में चलने वाले गांधी जी के आंदोलन को सफल बनाने के उद्देश्य से, अब वो कुछ चंदा वगैरह लेकर गए थे, जो उन्होंने गांधी जी को दिया भी था। और तब गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले से कहा भी था कि मैं
भारत भी आऊँगा, भारत के लिए भी, भारत के लोगों के लिए भी कहते नहीं मानव सेवा, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा वो करूँ। गोखले ने कहा था हाँ, बिल्कुल ये देश तुम्हारा है, तुम्हें आना है, आओगे। जब आना तो मुझसे मिलना ठीक। फिलहाल गांधी जी वापस आए और गांधी जी के अच्छा गांधी जी का आप देखिए प्रभाव देखिए। गांधी जी से प्रभावित व्यक्तियों में से एक मतलब कई लोग ऐसे हैं जो अगर आप देखेंगे तो भारतीयों के साथ-साथ बहुत सारे विदेशी हैं जो गांधी जी की बातों बड़े प्रभावित हैं। उनमें से एक व्यक्ति का नाम लूँ, ज़्यादा नहीं एक व्यक्ति, वो हैं हेनरी पोलक जो कि गांधी जी के साथ भारत आप उन्हें मित्र भी कह सकते हैं, आप उन्हें गांधी जी का अनुयायी भी कह सकते हैं। तो गांधी जी भारत आए, स्वागत-सत्कार हुआ, मीटिंग-शीटिंग हुई, यानी वेलकम पार्टी जिसे कहा जाता है, वेलकम पार्टी हुई। वेलकम पार्टी में कई लोग शामिल हैं, गोपाल कृष्ण गोखले भी आए, गोपाल कृष्ण बातचीत भी हुई। गोपाल कृष्ण गोखले से गांधी जी ने कहा कि आपसे आओ चलो। तो गोखले साहब और गांधी जी पार्टी से थोड़ा दूर मतलब जहाँ पे बाकी लोग हैं, उनसे थोड़ा दूर अलग जाकर बातचीत करने के लिए चल पड़े किनारे। हेनरी पोलक ने गांधी जी को जाते हुए देखा, तो हेनरी पोलक भी हो लिए। उनके मतलब होता नहीं पदचाप जिसे कहा जाता है, सुन करके फिर गोपाल कृष्ण गोखले पलटे, तो गांधी जी भी घूम गए। तो उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले से हेनरी से कहा कि भाई हेनरी, 2 भारतीय भाइयों की, 2 भारतीय मित्रों की, 2 भारतीय लोगों की मुलाकात हो रही है। अगर तुम्हें खराब न लगे, भारतीयों के बीच की रहने दो। हेनरी पोलक बात को समझ गए, वो वापस चले। गांधी जी और गोखले साहब आए और आप कह सकते हो झूला कह लो या एक बेंच कह लो, उस पर बैठ गए और बैठ करके आपस में राजनीतिक विचार विमर्श। तो गांधी जी ने अपनी बात को कहा कि मैं भारत से हूँ और राजनीति में शामिल होना मतलब यहाँ के जो मानव सेवा, जो समाज सेवा इसमें शामिल होना चाहिए, राष्ट्र सेवा। गोखले ने कहा बिल्कुल यस, देश तुम्हारा है, तुम इस देश के नागरिक हो, कहते तुम हम भी यही सोच रहे थे, भी यही चाह रहे थे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, गांधी, मोहनदास करमचंद, अफ्रीका नहीं है ये, भारत है। यहाँ की दशा और वहाँ की दशा में बहुत अंतर है। अगर एक ऊपरी नगर नज़र से देखोगे, तो तुम्हें तो वही समस्या दिखाई पड़ेगी जो अफ्रीका में थी। अफ्रीका की समस्या यहाँ पे भी दिखाई पड़ी। वहाँ पे भी लोग अंग्रेजों के गुलाम, यहाँ पर भी लोग अंग्रेजों के गुलाम। लेकिन वहाँ के समाज और यहाँ के समाज में बहुत अंतर। तुम जानते भी हो, तुमने अपने जीवन का एक बड़ा दौर हिंदुस्तान में बिताया भी है। लेकिन अब वो दौर जिसको तुमने अफ्रीका में बिताया और ये दौर जो अब जिसमें आ रहे हो, इसमें अंतर है। तो जब शामिल अब तुम जब आओगे, अब तुमने कहा कि मैं भारतीय राजनीति में प्रवेश करूँ, मैं देश के लिए और देश के लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो पहले एक काम करो, देश को समझो, देश को जानो, तब फिर तुम अपना जो भी शुरुआत रहेगा वो करो। यानी अगले 1 साल तक तुम्हारी आँखें खुली रहें, तुम्हारे कान खुले रहें, लेकिन मुँह बंद रहना चाहिए। गांधी जी बातों को समझ लो, गांधी जी अपनी यात्राओं के दौरान और इसी दौरान आप देखें धीरे-धीरे चल के गांधी जी ने मतलब होता नहीं है देखना, मिलना-जुलना और अपनी बातों को रखना, अपने बा विचारों को प्रस्तुत कर प्रतिक्रिया आप जानते हैं 2 ही तरह की मिलेगी।